स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड देयर आर सर्टेन इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी में हमने ये चर्चा किया था कि इन केस ऑफ मेल द स्पर्मेटोजेनेसिस द गैमेटोजेनेसिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट मीन्स आफ्टर प्यूबर्टी इट स्टार्ट्स and it continues forever. But in case of female के केस में क्या होता है? In case of female oogenesis, and oogenesis is actually maturation of ovum. एक सेल है वो यहाँ क्या हो रही है? मैच्योर हो रही है, फॉर्मेशन पहले से हो चुका है, यहाँ क्या हो रहा है? मैचुरेशन हो रही है। So there is difference between spermatogenesis and oogenesis. अब ये oogenesis स्टार्ट होगा एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एंड इट विल कंटिन्यू अप टू द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। ये कब तक होंगे? फ्रॉम मेनार्की जो स्टार्ट होगा, ऑनसेट होगा, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन लाइफ होगा उसको क्या बोलते हैं? मेनार्की। इन साइक्लिक वे देयर इज रिलीज ऑफ ओवम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन। तो ये स्टार्ट होगी, सबसे क्या होंगे? एक का मैचुरेशन स्टार्ट होगा। और मेल के साथ क्या है कि इन केस ऑफ मेल देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड दैट स्पर्म थ्रू वेरियस डक्ट्स, जिसकी चर्चा करेंगे हम लोग आगे, क्या होंगे? इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म की एंट्री हो गई, that is the end of the functioning of the male partner। अब स्टार्ट होगा किसका? फीमेल का। और फीमेल के केस में क्या होगा? हम लोग के यहाँ क्या हो रहा है? इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग द डेवलपमेंट इज इंटरनल, द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दैट मीन्स एवरीथिंग विल हैपन इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर। फीमेल के इनसाइड हो रहा है, और इसके लिए क्या चाहिए? देयर इज नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी। फर्दर जो डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट विल टेक प्लेस इनसाइड द यूटेरस एंड दैट इज रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी। एंड आफ्टर द एज ऑफ 40 इट स्टार्ट्स डीग्रोथ। जब बच्चे पैदा होंगे, ग्रो करेगा, प्यूबर्टी होगी, एडल्ट हो जाएंगे, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी डीग्रोथ। डीग्रोथ होगी आफ्टर 40 को क्या होंगे? जो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें क्या होंगे? जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म, दैट विल डिक्रीज एंड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस इंक्रीज। तब डीग्रोथ होगी तो क्या होगा? हमारा जो फंक्शनिंग है, हमारी जो स्टेमिना है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, सभी के सभी धीरे धीरे क्या होंगे? डिजेनरेट करेंगे। और जब डिजेनरेट करेगा तो क्या होगा? हमारा जो कैपेसिटी है ओवरऑल दैट विल गो डाउन। हम बूढ़े हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो उस समय में अपने आप को मेंटेन करना ही अपने आप में डिफ़िकल्ट जॉब है। जो स्किन है, देखो तुम लोग कभी, ये स्किन है, इसको देखो, जो इलास्टिसिटी है, तो तुम लोग का क्या है? ऐसे खींच लिया पता भी नहीं चलेगा। देखो ये खींचे, धीरे धीरे इलास्टिसिटी क्या हो गई? घट गई। और 80-85 हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? किशमिश की तरह। 20 साल में तुम लोगों का भी कैसा? अंगूर की तरह। तो डीग्रोथ होगा, तो खुद का बॉडी मेंटेन करना डिफिकल्ट टास्क है। आफ्टर 45-50 हो, चाइल्ड बर्थ हो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो, तो दैट विल बी डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट होगा। साथ ही साथ हो सकता है जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए बच्चों को सफिशिएंट नहीं मिल पाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे? द चाइल्ड विल बिकम वीक, द फ्यूचर जनरेशन विल बिकम सिक एज द मदर इज सिक। जो बच्चा पैदा हो रहा है मदर से, और यदि मदर में ही 10-20 बीमारी आ गई, 30-40 के बाद स्टार्ट हो जाता है, तो ये मेनोपॉज होंगे। तो ये एवरेज, ऑन एन एवरेज आफ्टर 40, किसी किसी में हो सकता है आफ्टर 40 हो या आफ्टर 45 हो जाए, तो 45 to 50 ईयर्स मेनोपॉज, दैट मीन्स स्टॉपेज ऑफ मैचुरेशन ऑफ एक स्टॉप हो जाएंगे। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पॉज, स्टॉप हो जाएंगे। तो फीमेल के केस में जो रिप्रोडक्टिव एज होगा, दिस इज द रिप्रोडक्टिव एज। सो इन केस ऑफ फीमेल द रिप्रोडक्टिव एज इज मेनार्की टू मेनोपॉज, बट इन केस ऑफ मेल it is from puberty to
एंड ऑफ द लाइफ, कंटिन्यूअस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस वहाँ क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। यहाँ जो oogenesis हो रहा है अप टू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अप टू सर्टेन एज, ये होगी। नाउ लेट अस go with the male reproductive system, and in case of male reproductive system means having different organs and which are working together to perform a particular task। इसमें क्या होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, और ऑर्गन में क्या होगा, the VIP organ, the predominant or the main organ in case of reproduction, that is responsible for the production of gamete, where gametogenesis takes place, that is the primary sex organ, because gametogenesis is the first part in case of sexual reproduction, and it is also termed as gonads, primary sex organ or gonad, and it is 2 in number, therefore it is gonads, and in case of male it is testis, when it is TESTIS, that means it is for single structure, that means singular term, and when it is PESTES it is plural, as both the words have been used in your text. So there are a pair of testes, pair spermatogenesis takes place, so this one is the primary sex organ, that means there are secondary sex organs also. So first of all we must know something regarding the testis. So the testis remains outside body, it remains outside body in a pouch like structure, in a sac like structure, and that is termed as scrotum. So it lies in the scrotal sac, in the scrotum outside body. The testis remains outside the body in a pouch like structure in a scrotum or scrotal sac, and that is situated in between both the thigh, in the pelvic region. जो गर्डल है हमारा, pelvic girdle and pectoral girdle, जो बोन है pectoral girdle जिससे ये हैंड हमारा फोरलिंग अटैच्ड है नहीं, और pelvic girdle जिससे हमारा हाइंड लिम्ब, biologically it is hind limb, it is forelimb, and it has kept outside because the spermatogenesis requires lesser temperature than that of body temperature. If it remains inside body, then there will be no production of sperm, or no healthy production of sperm will take place. Therefore it has kept outside body to maintain 2 to 2.5 degrees Celsius lesser temperature than that of the body temperature. That means if a person is exposed to high temperature for longer period of time, the spermatogenesis will reduce and it will result into infertility. The person, imagine the person who is sitting nearby the oven, भट्टी के पास बैठा हुआ है, होटल में काम कर रहा है, खाना बनाने का काम कर रहा है, एक्सपोजर है उसका हाई टेम्परेचर पे, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी, या स्पर्म काउंट क्या होंगे, नील होंगे, इनफर्टिलिटी कॉज करेगी। पहले ट्रेन चलती थी और कोयले पे चलता था। द पर्सन हु वेयर इंगेज इन पुटिंग द कोल इन द इंजन, क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे उसका एक्सपोजर था, जलता रहता था, कोयला डाल रहा है तो उसका क्या होगा, ड्यू टू रिमेनिंग कॉन्स्टेंटली इन फ्रंट ऑफ द high temperature, exposure is there, and in that case also there will be lesser spermatogenesis, infertility। पहले पहलवान लोग होते थे, कच्छा पहनते थे, है ना, और वो कच्छा को क्या करते थे, काफ़ी टाइटली उसको टाई करते थे, बांधते थे, तो उनके केस में भी इनफर्टिलिटी का चांस बढ़ जाता है। और आज के बच्चे जीन्स पहनने लगे हैं, तो बेटा ध्यान देना, जीन्स पहनो ठीक ठाक, एकदम टाइट जीन्स नहीं पहनना, नहीं तो क्या होगा, जो टेम्परेचर लेसर करने के लिए उसको बाहर रखा गया है और इतने टाइट होंगे कि टेम्परेचर क्या रहेगा, ऑलमोस्ट बॉडी टेम्परेचर के बराबर रहेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाएगी। ठीक है, तो कई बार फैशन के चक्कर में घाटे का सौदा हो जाएगा। समझ गया? मेंटेन्स
lesser temperature 2 to 3 degrees Celsius than internal body temperature. अब इसके डायमेंशन की बात करें, इसकी जो साइज है, इसका शेप किस तरह का, ओवल शेप। कैसा है ये? ओवल शेप। इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन क्या होगा इसका? एज द स्ट्रक्चर इज 3 डायमेंशनल, दैट मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस. सो दिस इज द डायमेंशन, दैट मीन्स 4 to 5 centimeter in length, 2 to 3 centimeter in breadth and 3 centimeter in thickness. This is the dimension of both the testes. अब ये टेस्टिस है तो इसकी लेयर होगी, क्या होंगे? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से ये क्या होंगे? कवर्ड होंगे. तो इसकी जो कवरिंग होगी वो क्या होगा? सबसे इनसाइड की जो कवर होगी, इनसाइड की जो लाइनिंग होगी, जो मेम्ब्रेन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्यूनिका vascularis. The testis is covered by the structure tunica vascularis from inner side, then tunica albugiana and outside tunica vaginalis, and it is in the structure scrotum, and the scrotum is thick skin. During summer season, when the season is hot, it becomes flaccid, and during winter season it contracts. So this is the diagram showing the LS, longitudinal section of the testis. Testis internally कैसा दिखता है? तो first of all, the complete structure had been divided into chambers. जो complete structure है उसमें क्या है? Different chambers are there. That means testicular lobules are there. Testicular chambers are there, and the number of that chamber is 250. This is the chamber. This is the chamber. Testicular lobules. That means the number of testicular lobules is around 250 in each testis. The very important structure where actually the spermatogenesis takes place, that is the seminiferous tubules. This is the seminiferous tubules where production of sperms takes place. Spermatogenesis takes place in seminiferous tubules, and the number of seminiferous tubules in each lobule is 1 to 3, around 1 to 3 in each testicular lobule. ये seminiferous tubules क्या होंगे? Inside the testicular lobule, the number is more than 1 to 3 or 3, 4. Then what will happen? All will unite when the purpose of the testis is to produce sperm, and after production of sperm it has to travel a long distance. The sperm has to travel a long distance through various types of tubules. Duct system is there. So along with the primary sex organ, there are duct system. These seminiferous tubules where sperm is going to be produced. After that, they unite to form the thin duct, and that duct is known as tubuli recti. क्या होंगे? जो फर्स्ट ट्यूब होगी, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा, जहां हमारा प्रोडक्शन ऑफ गैमेट होंगे, वो क्या होगा? seminiferous tubules. The first structure. Second one, the seminiferous tubules unite to form tubuli recti. तो क्या होंगे? सारे tubuli recti खुलेंगे और फिर ये एक स्ट्रक्चर बनाएगी जहाँ सारे tubuli recti मिल करके नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल बनाएगी, और उसको हम लोग बोलेंगे क्या? रेटी टेस्टिस. यानी कि वहां से निकलने के बाद जो स्पर्म होंगे बनेगी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में. 3-4 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है तो कॉमन डक्ट खुलेगी. कौन सा? ट्यूबुलाई रेक्टाई. और ये ट्यूबुलाई रेक्टाई कहाँ सुनेंगे? इन रेटी टेस्टिस. और रेटी टेस्टिस से बाहर स्पर्म आएंगे थ्रू द डक्ट, एंड दैट इज टर्म्ड एज भासा इफरेंशिया. दिस वन इज द फोर्थ.
vasa efferentia. This one, the passage from testicular chamber, it is being introduced, it is being transported into the epididymis. This is the structure which is attached to the testis in posterior side, पीछे की ओर, और वो क्या है, epididymis. And this one is highly coiled structure. This one is the epididymis, the upper portion, caput epididymis, and lower and cauda epididymis. So overall, these are the tube that is epididymis, and the length of this epididymis is around 6 meter. 6 मीटर लंबा है. Our length less than 2 meter. 6 meter of epididymis. And from epididymis, when it will enter into the epididymis through vasa efferentia, that is sperm from rete testis enters the epididymis through vasa efferentia. The purpose of the testis and these duct are not only the production of sperm, rather it is meant for production, maturation, storage and transportation. So after production, it is not completely in the form of spermatozoa, it is in the form of spermatids. So after releasing from the vasa efferentia into the epididymis, it will get maturity. That means they are going to be temporarily stored and further maturation takes place in epididymis. And from the lower part of the epididymis, the duct comes out in the form of vas deferens. And this vas deferens, that means from vasa efferentia it will enter the epididymis. Fifth number will be epididymis. From epididymis it will enter the vas deferens. Number 6, and this vas deferens will open into the ejaculatory duct. It will open into the ejaculatory duct. And from ejaculatory duct, the sperm will enter into the urethra. It will enter into the urethra. So from vas deferens, the sperm will move into the ejaculatory duct, and from ejaculatory duct into the urethra, and through urethral meatus it will enter into the female reproductive tract. So this is the duct system. This is the duct system, and in NEET, either previous year or a year before that, it was questioned that what is the actual pathway of the sperm. So you have to keep in mind, from number 1, production is seminiferous tubules. From seminiferous tubules, it will enter into tubuli recti. From tubuli recti in rete testis. From rete testis into epididymis through vasa efferentia. Then into epididymis. From epididymis into vas deferens, and from vas deferens into ejaculatory duct, and from ejaculatory duct it will go into the urethra. And urethra in case of male is a common passage for urine as well as sperm, and sperm is not coming alone. शादी करने के लिए लड़का अकेले आता है, उसके साथ बाराती भी होती है ना, तो इसके साथ क्या होंगे, there are associated glands, accessory glands are there, seminal vesicles, a pair of seminal vesicles, they are discharging seminal fluid. So seminal fluid along with sperm in ejaculatory duct, then again it will enter into the urethra, and there will be mixing of the fluid from prostate gland, and after that from bulbourethral gland and Copper's gland, and all together, that means the mixture from 3 glands, seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral gland along with sperm, that constitutes the semen. And in 1 ml of semen,
there are 200 to 300 millions of sperm, and if the number of sperm is around 15 to 20 million per ml, that lead to infertility. That means the sperms are not capable of fertilization. Imagine the number in a single ejaculation, around 3 to 5 ml of semen is being discharged. In 1 ml, 2 to 300. That means 3 ml means 3 into 3, 900. 900 million of sperms, and out of that, single sperm is going to fertilize. The rate of success. Imagine the rate of success and the competition, the race, what they are facing. Out of 900 million, there is selection of single sperm, which is going to fertilize the ovum, the egg cell. क्या लेवल है कंपटीशन का? 3 इडियट देखा है ना? वहाँ एक बार दिखाते हैं ऑर्बिटर, और उसमें दिखाते हैं स्पर्म्स आर मूविंग फास्टली, और बताते हैं कंपटीशन तो शुरू हो जाती है यहीं से। लाइफ की कंपटीशन वहीं से शुरू हो जाती है, और वहीं से सीख लेना है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द, तो अपने आप को उस लेवल पे जो एक्सेलेंसी है, अब उस दौड़ में तो 2-4 हज़ार ऐसे ही मर जाते होंगे स्टार्टिंग में ही, लगभग 100-200 पहुंचते होंगे कहाँ? एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके पहले ही सारे सरेंडर। देखना, पुलिस की दौड़ होती है, दरोगा की दौड़ होती है, 100 बच्चों को एक साथ दौड़ाया जाता है, और जैसे ही विजिल बजती है 10-20 तो वहीं लुढ़क जाते हैं। धक्का मुक्की में दौड़ में गिर गए तो बिरले हैं जो उठ करके फिर से दौड़ते हैं, नहीं तो गिर गए तो फिर झाड़ मार के बैक टू पेविलियन वापस हो जाते हैं। नहीं, दिस इज द लेवल ऑफ कंपटीशन इन लाइफ। चलिए आज के लिए इतना ही।